वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा लेक्चर 1 रहेगा, स्पेशली किस वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, या फिर यूनिट कह लो आप। अगर आप देखोगे, ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है जो आपके 4 पार्ट्स हैं: रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ट्रांसमिशन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एंड देन आपका इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है इसको करूँगा। नाउ इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विथ आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला जो आपको हमने एस्टिमेट दिया है लेक्चर्स का, उसमें हो सकता है कि अप डाउन रहे, ±10 लेक्चर्स। बेसिकली पहले हम इस बेसिक चैप्टर को कवर करेंगे एंड फिर मैं कवर कराऊंगा आपको कौन सा चैप्टर, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, रेडियो कम्युनिकेशन, एंड इवन आई कैन फिनिश इट इन 1 सिंगल वीडियो। ये जो चैप्टर है आपका, इसको मैं एक सिंगल वीडियो में भी फिनिश कर सकता हूँ 1 शॉट में, बट आई थिंक 2 से 3 वीडियोज़ में ये पूरा कवर होगा हमारा। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बट यहाँ से आपके काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे एंड काफ़ी बेसिक्स कवर होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन से। एंड जो आपके दूसरे सर हैं वो आपका टेलीविज़न ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका कवर कराएंगे। नाउ अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में देखिए हमें इलेक्ट्रिकल यूनिट दिया गया है, देन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली हमें पहले करंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहले वी शुड नो अबाउट चार्ज क्या हमारे पास होती है, देन वी शुड नो अबाउट फोर्सेस बिटवीन चार्जेस जो कि हमें कूलम्स ला देता है, देन वी शुड नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम आएंगे बेसिकली, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन आप पढ़ते थे अपने क्लास 12th में, उसमें आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस उसका 2 या 3% आपको जानना है। मतलब चार्ज क्या होती है, कूलम्स लॉ यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम आएंगे बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से पूरा देखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देखोगे कि करंट कैसे फ्लो करती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब चीज़ें। फिर आप देखोगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरली 2 इफ़ेक्ट हम देखते हैं, वन इज़ इसमें हीटिंग इफ़ेक्ट, जिसमें आप जूल्स लॉ वगैरह देखोगे, जिसमें आप पावर पढ़ोगे अलग से, पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि अलग से हम फिर मैग्नेटिज्म चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपको मेंशन भी किया गया है यहाँ पे। अच्छा, देन इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ EMI एंड AC। यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका, देखिए AC सर्किट आपको मेंशन किए गए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम देखेंगे EMI एंड AC का, मेनली AC का। फिर हम आएंगे किसके ऊपर, जो वायरिंग हमें मेंशन की गई है, वायरिंग हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स, IE रूल्स हम देखेंगे। फिर बेसिकली हमें देखना है फ्यूज़ क्या होता है हमारे पास, अर्थिंग कैसे हम करते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। फिर हम आएंगे कुछ डिवाइसेस के ऊपर, लाइक हमारे पास जनरेटर क्या होता है, जनरेटर को हम देखेंगे। देन हमारे पास स्पेशली ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर को हम देखेंगे। एंड फिर मोटर को भी देखेंगे, जो कि जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो उससे डिफरेंट मोटर है, क्योंकि ये जो मोटर है इट इज़ बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी है। देन मैं आपको कवर कराऊंगा ये वाला चैप्टर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला 2 या 3 लेक्चर्स में, यानी कि अगर मैं थोड़े लंबे वीडियोज़ बनाऊँ या फिर लंबे लेक्चर्स बनाऊँ 2 लेक्चर्स में भी फिनिश हो सकता है। अगर छोटे बनाएं फिर 4 से 5 वीडियोज़ में फिनिश हो सकता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड साथ में आप क्या करेंगे, आप साथ में अपने नोट्स भी अच्छे से मेंटेन करते जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज, बिफोर नोविंग द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी कि बेसिकली हमारे पास अगर हम एविडेंस की बात करें कि चार्ज बेसिकली हमारे पास कहाँ से आई, या फिर इसकी एविडेंस कि चार्ज प्रैक्टिकली है कि नहीं है। इसमें आपने पढ़े होंगे अपने क्लास 12th में बेसिकली कि जब आप एक बैलून को लाते हो, क्या करते हो, बैलून को रब करते हो किसके साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बंदे ने 2 बैलून लाई, ये इन बैलून्स को रब कर रहा है अपने हीयर के साथ, या फिर अपने हेड के साथ। एंड बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो बैलून्स हैं यहाँ पे, दीज आर एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज आ रही है आफ्टर रबिंग दी हीयर। एंड जो इस बंदे का हीयर है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है।
फिर यही बंदा जब इन बैलून्स को क्लोज में लाएगा या फिर इनको क्लोज लाना चाहेगा, सो दोनों ने एक्वायर क्या होगी, सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। सो जब ये इनको करीब लाना चाहेगा, दीज विल रिपेल ईच अदर, क्योंकि इनमें क्या एक्वायर हुई होगी, सेम चार्ज, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली द एविडेंस ऑफ चार्ज। सिमिलरली एक और एविडेंस हमारे पास है, जब आप शू पहन के क्या करते हो, एक कारपेट के ऊपर आप वॉक करते हो, आप शूज़ पहन के, स्पेशली जब आप एक कारपेट के ऊपर क्या करते हो, मूवमेंट करते हो या फिर आप मोशन करते हो, फिर यहाँ से हो क्या जाता है, जो कारपेट आपके पास है, कारपेट से बेसिकली यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली दे आर, बाद में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, सो इनका ट्रांसफ़र होता है आपकी बॉडी में। एंड फिर जब आप कोई भी यहाँ पे, जब आप कोई भी मेटल के साथ अपनी बॉडी को टच करते हो, आपको लिटिल बिट इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। या फिर अगर आपने देखा होगा विंटर में भी, अगर आपने वूलन क्लोथ्स वगैरह लगाए होंगे एंड फिर आप गाड़ी से जब उतरते हैं, जब जैसे ही आप गाड़ी के हैंडल को टच करते हो, आप उसको ओपन करना चाहते हो, यू फील लाइक कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। सो दिस इज़ अगेन द एविडेंस ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि हमारे पास चार्जेस हैं। एंड दिस ऑल टर्मिनोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार ये टर्मिनोलॉजी डेवलप की कि हमारे पास चार्जेस होती हैं। मे बी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए किसने पहली बार ये टर्मिनोलॉजी डेवलप की, इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो दिस आर ऑल दी एविडेंस कि हमारे पास चार्ज होती है। नाउ चार्ज क्या हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली दी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किन की, जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है या फिर अल्फा पार्टिकल वगैरह होते हैं, इनकी ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे आप अपने क्लास 11th को याद करिए, क्लास 11th को याद करिए या फिर क्लास 9th को, आप वहाँ पे बेसिकली फोर्स पढ़ते थे। फोर्स हमारे पास क्या होता था, मैस इनटू एक्सेलरेशन। आप वहाँ पे मोमेंटम पढ़ते थे, मोमेंटम वाज मैस इनटू वेलोसिटी। आप वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे, इट वाज 1/2 ऑफ mv²। नाउ अगर आप देखोगे, चाहे फोर्स हमारे पास हो या फिर मोमेंटम हो या फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, सो जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स देख रहे थे या फिर फोर्स को स्टडी कर रहे थे या फिर आप मोमेंटम को स्टडी करते हो या फिर आप काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करते हो, वहाँ पे यू कांट नेगलेक्ट द मैस ऑफ बॉडी। वहाँ पे आप मैस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे आपको मैस के साथ डील करना ही करना है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो मैस वहाँ पे क्या हमारे पास था, मैस वहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था। सिमिलरली जब आप चार्जेस को पढ़ते हो या फिर ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, आप EMI AC पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हो, सो यहाँ से बेसिकली होता क्या है, यहाँ से बेसिकली, या फिर आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हो, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल की, आप यहाँ पे चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो ये जो चार्ज यहाँ पे है, जस्ट लाइक द मैस, कि आप मैस को मोशन में, जब बॉडीज़ मोशन करती है या फिर रेस्ट वगैरह, या फिर आप बॉडीज़ को स्टडी करो जिनका मैस, आप वहाँ पे आप मैस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे आप चार्ज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ द इंट्रिंसिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी किनकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, यानी कि यही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से इनके बीच फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच फोर्स। सो वो जो फोर्स आ जाता है वो किसके कारण आ जाता है, चार्जेस के कारण आ जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अगेन दिस इज़ बेसिकली, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तब आपको अच्छे से ज़्यादा ये डेफिनेशन समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है एंड यहाँ से हमने कोई चार्ज लाई, जब भी हम इसको इस फील्ड में लाएंगे, दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, इधर रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन। सो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम एक चार्ज की बात करें, जो एक चार्ज हमारे पास होती है, चार्ज के पास स्पेशली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि स्पेशली अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में हो
जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, सो उस कंडीशन में हमारे पास जो चार्ज होती है उसके अराउंड क्या होती है, उस चार्ज के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एंड इफ़ चार्ज इज मूविंग, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते हो या फिर वायरिंग में, जैसे कि आपके घर में बिजली आती है, जो करंट आती है, सो उस कंडीशन में एक तो चार्ज के साथ क्या एसोसिएट होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जब भी चार्ज मूव कर रही होगी, सो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है चार्ज के साथ। सो हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक चार्ज है स्पेशली एट रेस्ट, उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड जब वो मूव करेगी तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। नेक्स्ट, नाउ अगर हम करंट की बात करेंगे आगे जाकर कि करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सो यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आपने बोर्स एटम पढ़ा होगा, बोर्स एटम हमारे पास, या फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, वो बेसिकली अगर आपने अच्छे से देखा होगा या फिर बेसिक क्लास में तो देखा ही होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास एक एटम होता है अकॉर्डिंग टू बोर, उसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, एंड जो शेल्स हमारे पास होती है अराउंड दी न्यूक्लियस, एक एटम में जो शेल्स हमारे पास होती है, इन शेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्जड हमारे पास होते हैं। सो इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ यहाँ पे बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। अगर मैं एक प्रोटॉन की बात करूँ, यहीं पे एक न्यूट्रॉन की बात करूँ, एंड यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, मे बी ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये जो टेबल है यहाँ पे ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसी को मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। सो आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रोटॉन होगा, एंड आपके पास न्यूट्रॉन होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा। इनमें बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जो ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछे जाएंगे, कि चार्ज एंड मैस, चार्ज एंड मैस। नो, अगर हम प्रोटॉन की चार्ज की बात करें, जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, इसमें जो चार्ज होते हैं इट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन में हमारे पास कोई चार्ज नहीं होती है। देन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें सेम चार्ज होती है बट नेचर अपोजिट होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, दिस इज सेम। नाउ मैस की अगर हम बात करें, प्रोटॉन का मैस हमारे पास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अच्छा, ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट हमारे पास इतना ही होता है। एंड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज़ 9.1 × 10⁻⁻31 kg। सो इट इज़ बेसिकली 9.1, बट यहाँ पे पावर में देखिएगा इट इज़ 10⁻⁻31 kg। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन इज़ लाइटर, इलेक्ट्रॉन हमारे पास लाइटर है। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, जब आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो क्यों आप वहाँ पे डेफिनेशन, जब आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ते हो, आप बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ किनका, चार्जेस, बट कौन सी चार्जेस, वहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो कौन सी चार्जेस हैं ये, दिस आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वहाँ पे आप बोलते हो दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर हैवियर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास लाइटर होता है, इसीलिए आप देखते हो जो हमारे पास शेल्स हैं एक एटम में, यहाँ पे बेसिकली किन की मूवमेंट होती है, यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक शेल से दूसरी शेल में, एक शेल से दूसरी शेल में मूवमेंट होता है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि दीज आर लाइटर एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा। नाउ अगर हम बात करें जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पेशली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कैपेबल ऑफ ईजी मूवमेंट फ्रॉम वन, एक तो ये एक एटम से दूसरे एटम तक भी मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक भी इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। एंड उस मूवमेंट को कराने के लिए हमारे पास जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली वर्क फंक्शन, जो कि आपको नहीं पढ़ना है,
जो कि हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से मूवमेंट कराएं या फिर बाहर निकालें एंड इसको किसी और मटेरियल में लाएं। सो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेसिकली वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होगा, किनका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, एंड इन्हीं के कारण बेसिकली हमारे पास करंट का फ्लो होगा। नाउ देखिए, जो मैं आपसे अभी बोल रहा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर दो एटम्स होंगे, सो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इधर की ओर मूवमेंट कर सकता है इस एटम में, या फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में मूवमेंट कर सकता है हमारे पास, या फिर कोई मटेरियल ए होगा, मटेरियल ए यहाँ से मटेरियल बी, एक मटेरियल से हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल में आएगा, इस मटेरियल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एंड इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण बेसिकली हमारे पास करंट पिक्चर में आती है। सो इन्हीं के मोशन के कारण हमारे पास करंट पिक्चर में आती है, एंड इन्हीं के मोशन के कारण, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के कारण, या फिर मूवमेंट के कारण, या फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण फिर बेसिकली हम अलग अलग मटेरियल्स को क्या करते हैं? अलग अलग मटेरियल्स को हम डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कंडक्टर। हमारे पास क्या है? हमारे पास है कंडक्टर्स। हमारे पास क्या है? इंसुलेटर्स। सो वो किस आधार पे हम बोलते हैं? वो हम बेसिकली इन्हीं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं की मोमेंट के आधार पे हम डिफरेंट मटेरियल्स को फिर क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं। लाइक कंडक्टर्स हमारे पास, इंसुलेटर्स हमारे पास। कंडक्टर्स कौन से मटेरियल हमारे पास हैं, इंसुलेटर्स हमारे पास कौन से मटेरियल्स हैं, किन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ईजिली होता है, किन में नहीं होता है। बेसिकली ये हमें आगे जाकर पढ़ना ही है जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे अच्छे से। कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड बेसिकली थोड़ा बहुत सेमी कंडक्टर्स भी हम देखेंगे वहाँ पे, सब चीज़ें वहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से। नाउ बात करेंगे हम चार्ज की ही। नाउ इस टेबल में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बीट मेडिकल एग्ज़ाम या फिर आपके जॉब एग्ज़ाम, चाहे JK SSB का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगर हमारे पास चार्ज किस पे है? अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट पे है, बताइए इफ़ चार्ज इज एट रेस्ट व्हाट विल बी प्रोड्यूसड, या फिर व्हाट विल बी जनरेटेड। सो क्या प्रोड्यूस होगा? व्हाट विल बी प्रोड्यूसड या फिर व्हाट विल बी जनरेटेड। क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, क्या क्या जनरेट हो सकता है। सो अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट पे है, जो कि हमने देखा भी, फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन हमारे पास चार्जेस का रेस्ट पे होना, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपको पता होगा। चार्जेस का मूव यानी कि मूव करना या फिर मोशन में आना, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हमने पहले ही वो कॉम या फिर हियर के साथ बैलून वाली एग्जांपल बोली, दैट इज बेसिकली द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्जेस का मोशन हो रहा है, बट जो चार्जेस का मोशन होता है इट इज़ बेसिकली स्मॉल मूवमेंट। यहाँ पे स्मॉल मूवमेंट होता है, किसमें? चार्जेस एट रेस्ट। थोड़ा सा मोशन हो रहा है, बेसिकली आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा स्मॉल मूवमेंट होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस फील्ड को हम बोलते हैं चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि इसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ अगर हमारे पास चार्ज डिनोटेड बाय Q, चाहे स्मॉल q या फिर कैपिटल Q, अगर हमारे पास रेस्ट पे है, इस साइड आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ अगर चार्ज रेस्ट पे हमारे पास है, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है? यस, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? नहीं होगी डेवलप। क्या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी? नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास चार्ज जो है वो मूव कर रही है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी कि चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? जब चार्जेस का मोशन होता है, जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, एंड साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। साथ में हमारे पास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, यानी कि बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास, ये तो पहला केस हमने देखा कि अगर हमारे पास चार्ज क्या होगी? रेस्ट पे होगी, यानी कि वेलोसिटी कितनी? 0। दूसरा केस, अगर चार्ज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा, अगर चार्ज अब एक्सेलरेट कर रही होगी, यानी कि वेलोसिटी में
अप एंड डाउन आ रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होगी, उस कंडीशन में चार्ज के अराउंड क्या क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, एंड हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होती है, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पिक्चर में आती है। एंड बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन चार्जेस एक्सेलरेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल को याद रखिएगा, यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, देखिए आपने अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, इसमें अगर हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, यानी कि बेसिकली करंट क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्जेस रेस्ट पे नहीं है। सो ये आपको बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि प्रैक्टिकली आप ऐसे देख सकते हो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिज्म। नाउ दो फील्ड्स हमारे पास हैं। वन इज, अगर चार्जेस हमारे पास रेस्ट पे होगी वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, जो कि यहाँ पे आपको बेसिकली देखना नहीं है, बस इसमें आपको कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेना होगा, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम। अच्छा, देन चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन हमारा क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं, यानी कि किसी स्टेशन से, रिसीविंग स्टेशन से आपके घर तक जो बिजली आती है, उसमें बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है हमारे पास। सो वही कहलाता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ चार्ज की बात हो रही है, चार्ज की डेफिनेशन आपने देखी, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। नाउ अब आपसे पूछेगा क्या एग्जामिनर? आपसे पूछेगा बताइए चार्ज हमारे पास होती क्या है। सो बेसिकली चार्ज हमारे पास होती है करंट, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, इनटू टाइम यानी कि टी। चार्ज हमारे पास चार्ज डिनोटेड बाय क्यू, चार्ज जो हमारे पास है इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, इट इज़ इक्वल टू करंट इनटू टाइम। यानी कि बेसिकली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो करंट हमारे पास होता है दैट इज़ बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि करंट आप क्या बोलते हो? रेट ऑफ फ्लो, किनका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किसको आप डिफाइन करते हो जब आप करंट को पढ़ते हो। देयरफॉर जो चार्ज हमारे पास होती है इट इज़ करंट इनटू टाइम, चार्ज जो हमारे पास है इट इज़ करंट इनटू टाइम। नाउ क्वांटिटी की अगर हम बात करें कि किस टाइप की क्वांटिटी हमारे पास चार्ज होती है, सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये कोई बॉडी, इस बॉडी को मैं चार्जिंग दे रहा हूँ, इस बॉडी को मैं क्या करता हूँ? चार्ज कर रहा हूँ। एंड हमारे पास अलग अलग मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं। वी कैन चार्ज है बॉडी बाय फ्रिक्शन, या फिर इंडक्शन से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके हमारे पास हैं जो कि आपको बेसिकली जानने नहीं है। या फिर कंडक्शन से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बेसिकली वो आपको नहीं जानने यहाँ पे। सो लेट मेरे पास है कोई बॉडी, इसको मैं लेट यहाँ पे 20 कूलम चार्ज दे रहा हूँ। सो इस बॉडी पे चार्ज कितनी आएगी? 20 कूलम ही आएगी। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन से सेम चार्ज मैं दे रहा हूँ। सो सिटिल हो क्या रहा है? इस बॉडी पे सेम चार्ज आ रही है इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में से मैं बॉडी को चार्ज कर रहा हूँ। सो इसी का मतलब है कि चार्ज हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। सो स्केलर हमारे पास। देन यूनिट की अगर हम बात करें, जो चार्ज हमारे पास होती है, अगर हम यूनिट की बात करें, देखिए अभी हमने देखा चार्ज हमारे पास क्या है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाएगा। सो करंट, अगर हम करंट की बात करें, करंट का हमारे पास यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट हमारे पास होता है एम्पियर, करंट का हमारे पास यूनिट होता है एम्पियर, इनटू टाइम, टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकंड। सो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, या फिर एम्पियर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलम, यानी कि COULOMB, कूलम इन शॉर्ट डिनोटेड बाय C। सो चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है? कूलम C, या फिर ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एम्पियर सेकंड। सो दोनों को याद रखिएगा, एम्पियर सेकंड या फिर कूलम। नेक्स्ट अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज हमारे पास, देखिए डायमेंशन ऑफ चार्ज हमारे पास, अगेन चार्ज हमारे पास क्या है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। सो करंट हमारे पास, करंट अगर आपको याद होगा जब आप अपने क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को देखते हो, वहाँ पे हमारे पास करंट भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एंड करंट के डायमेंशन हमारे पास क्या होते हैं? करंट का डायमेंशन या तो हमारे पास ए होता है या फिर हमारे पास आई होता है। जो हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, करंट भी उनमें से एक है। सो हमारे पास करंट का जो डायमेंशन होता है इट इज़ ए, या फिर किसी बुक में लिखा होगा आई। एंड टाइम अगेन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका जो डायमेंशन है इट इज़ टी। सो ए टी, और किसी बुक में लिखा होता है ए को हम आई से भी डिनोट करते हैं, आई टी। सो ए टी या फिर आई टी आर दी डायमेंशन ऑफ यहाँ पे किसके? चार्ज के। इतना आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, बेसिक लेवल पे ध्यान रखेंगे कि जेके एसएसबी में कैसे बेसिक लेवल पूछी जाती है। सो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें नहीं पढ़ना है या फिर उसमें अंदर नहीं घुसना है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजर पार्ट हमें पढ़ना है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्जेस में। देखिए हमारे पास चार्जेस जो होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी एंड या तो हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी या फिर नेगेटिव चार्ज होगी। अब पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास होती है, पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आती है? किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आती है? अच्छा, जब भी कोई बॉडी क्या करती है, या फिर स्पेशली एटम की हम बात करें। अच्छा, जो एटम हमारे पास होता है, एटम में अगर मैं आपको बोलूं कि बेसिकली कि नेट चार्ज क्या होती है एक एटम की, इनिशियली जो नेट चार्ज होती है एक एटम की दैट इज़ 0। फिर एटम में चार्ज कैसे आती है? जब एटम में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, फिर उसके बाद क्या होती है? एक एटम में चार्ज जाती है। बेसिकली इन शॉर्ट एटम में नेट चार्ज इनिशियली 0 होती है। फिर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, फिर होता क्या है? वो जो एटम या फिर वो जो बॉडी हमारे पास है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्जड बॉडी। सो पॉजिटिव चार्ज, इफ एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्जड। लाइक हमारे पास प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्जड। प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्जड। नाउ नेगेटिवली चार्जड बॉडी या फिर नेगेटिवली चार्जड एटम हमारे पास क्या होता है? जब भी कोई बॉडी या फिर एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन जिसमें होता है। सो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा नेगेटिवली चार्जड एटम या फिर नेगेटिवली चार्जड बॉडी कहलाती है। सो नेगेटिव चार्ज जब भी एक एटम क्या करे? गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को, सो वो हमारे पास क्या बनती है? वो हमारे पास नेगेटिवली चार्जड बनती है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्जड। सो नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिवली चार्जड बॉडी हमारे पास है, बताइए पॉजिटिवली चार्जड बॉडी में होगा क्या हमारे पास? नाउ आपको क्लियरली समझ आ रहा है, इनिशियली हमारे पास एटम में नेट चार्ज क्या थी? 0। नाउ एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। देयरफॉर अगर इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा है, देयरफॉर पॉजिटिवली चार्जड बॉडी में प्रोटॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसका वाइसी वर्सा होगा किसमें? नेगेटिवली चार्जड बॉडी में। नेगेटिवली चार्जड बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ पे इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाउ आल्सो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखिए। अच्छा, पॉजिटिवली चार्जड बॉडी में अगर एंड नेगेटिवली चार्जड बॉडी में अगर आपको मास को कंपेयर करना होगा, जो पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। देयरफॉर अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं सो इसका मास भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है? इसका मास भी कम होता है। किसका? पॉजिटिवली चार्जड बॉडी का। नेगेटिवली चार्जड बॉडी में हमारे पास क्या हो रहा है? गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं सो इसका जो मास है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा, यानी कि मास स्मॉलर लेवल पे भी अगर आप देखोगे मास क्या होगा? मास ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट, ज्यूरिंग चार्जिंग। देखिए नोट करके आप लिखोगे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ज्यूरिंग चार्जिंग। सो ज्यूरिंग चार्जिंग चाहे आप इंडक्शन से करो चार्जिंग किसी बॉडी को, चाहे आप फ्रिक्शन से करो, चाहे आप कंडक्शन से करो, ज्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है? जो मास होता है, मास कैन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि एक एटम का या फिर एक बॉडी का मास जो हो सकता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉडी कौन सी चार्ज एक्वायर कर रही है, डिपेंड करता है बॉडी कौन सी चार्ज एक्वायर कर रही है। अगर
नेगेटिव चार्ज आ रही है बॉडी पे, अभी मैंने आपको बोला अगर नेगेटिव चार्ज आ रही है बॉडी पे सो बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रही है बॉडी पे सो बॉडी का जो मास होता है, बॉडी का मास डिक्रीज होता है। सो नेगेटिव चार्ज में मास क्या होता है, मास इंक्रीज होता है। नेगेटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, हमारे पास जो मास होता है मास बेसिकली डिक्रीज होता है। नेक्स्ट नोट करके अगेन आप लिखोगे कि एक चार्ज जो होती है हमारे पास, इट कैन एग्जिस्ट विदाउट मास बट इनवर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि एक चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, बट मास एक चार्ज के बिना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको समझाते हैं कि एक चार्ज जो हमारे पास है बेसिकली अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी कि एक चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। बट याद रखिएगा हमेशा कि जो मास होता है हमारे पास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज जो मास होता है बॉडी का वो हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन आप सभी ने पढ़ी होगी, ग्रेविटेशन क्योंकि साइंस भी आपके सिलेबस में है, कांस्टेबल के सिलेबस में। सो ग्रेविटेशन बेसिक 9-10 का साइंस आपको पता ही होना चाहिए। सो हमारे पास जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, लेट ये मेरे पास बॉडी ए है एंड दिस इज बॉडी बी मेरे पास। सो ये जो बॉडीज हमारे पास होती हैं, इनमें जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हो, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि इनमें जो फोर्स लगता है दैट इज़, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास। सो बेसिकली यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉडीज़ में, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस ऑन द बॉडी। सो ये बेसिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए बॉडी एंड बी बॉडी की चार्ज क्या है, ये फोर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बट ऐसा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे मास जो हमारे पास होता है वो, उसका ध्यान हमें लेके चलना होता है। यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट सिंपली विदाउट मास। सो ऐसे आप इस स्टेटमेंट को समझोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान में रखना होगा, ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है, सिंपल बातें आपको देखनी है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। जो लाइक चार्जेस हमारे पास होती हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, ये क्या करती हैं, रिपेल। अच्छा, नेगेटिव, ये क्या करेंगी, रिपेल। एंड अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगी, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगी, नाउ ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बताइए अगर दो चार्जेस हमारे पास हैं Q1 एंड Q2, ये एक चार्ज है, ये दूसरी चार्ज है Q1 Q2, अगर इनका प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0, अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0, बताइए क्या ये अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपल करेंगी, आपको बोलना है। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 है, इनकी Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, आप बताइए चार्जेस के बीच रिपल्शन होगा या फिर अट्रैक्शन। सो सिंपली आप देख सकते हो कि ग्रेटर यानी कि प्रोडक्ट हमारा कब ग्रेटर देन 0 होता है, हमारे पास पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। सिंपली नेगेटिव इंटू नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस आप क्या बोलते हो, इट इज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। यानी कि या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव होनी चाहिए या तो दोनों चार्जेस हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। सो देयरफॉर आप बोलोगे इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इस कंडीशन में रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा होगा। अच्छा दूसरा, अगर अब दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है इट इज़ लेस देन 0, दो चार्जेस का प्रोडक्ट कब लेस देन 0 होगा, अगर एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव, यानी कि प्लस इंटू माइनस, मैथमेटिक्स में आप क्या बोलते हो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी कि दैट इज लेस देन 0। सो देयरफॉर एक चार्ज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, देयरफॉर इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन, बताइए अगर हमारे पास Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, बताइए अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको चेक लगाना होगा। अगर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, Q2 को इधर ले जाइए, दिस विल बी Q1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Q2, यानी कि Q1 क्या है, पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देयरफॉर क्या होगा, अट्रैक्शन। ऐसे आप समझ सकते हो। समझ में आया होगा। रिपल्शन कब होगा, जब Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 होगा, तब रिपल्शन होगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नेक्स्ट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो हमारे पास होती हैं दीज आर एडिटिव मतलब यहाँ पे टोटली डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है,
एक बॉडी है, इसके ऊपर हम चार्जेस दे रहे हैं, लेट Q1 Q2 Q3 Q4। सो इसमें जो Q होगा दैट विल बी बेसिकली Q1 + Q2 + Q3 + Q4। नाउ अगर आप इसमें डायरेक्शन भी चेंज करोगे, यानी कि चार्जेस दो बाहर जा रही हैं Q3 Q4, यहाँ से अंदर आ रही है Q1 Q2, स्टिल आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो Q = Q1 + Q2 प्लस यहाँ पे माइनस टाइम्स Q2 प्लस यहाँ पे माइनस टाइम्स Q3। यानी कि बेसिकली ये स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि चार्जेस जो हमारे पास हैं दे आर एडिटिव इन नेचर, एंड डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट हमारे पास नहीं होता है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेम एंड इक्वल। जो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होती है उनका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड, यानी कि अगर हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है -1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि जब आप इसका मॉड लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, -1.6 × 10⁻19 का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, दिस विल बी इक्वल टू +1.6 × 10⁻19। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का दैट इज सेम एंड इक्वल हमारे पास, खाली नेचर इनका डिफरेंट है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो हमारे पास है इट इज़ क्वांटाइज्ड। इसका मतलब जो टोटल चार्ज होती है एक बॉडी पे, इट इज़ ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल। किनका? देखिए फॉर एग्जांपल चार्ज जो हमारे पास होती है Q = NE। वायर जो N हमारा हो सकता है, इट कैन बी 0 1 2 3, यानी कि एक बॉडी पे चार्ज क्या हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑन। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। बॉडी पे चार्ज होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन, बॉडी पे चार्ज होगी 2.3 इलेक्ट्रॉन, बॉडी पे चार्ज होगी 3.8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्रैक्शंस में आपको कभी भी नहीं दिखेगा। नो फ्रैक्शनल वैल्यूज़, आपको कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं दिखेंगे चार्ज के। यही मतलब होता है कि इसका चार्ज क्वांटाइज्ड है। या फिर नो कंटिन्यूटी मतलब समझाते हैं आपको, देखिए नो कंटिन्यूटी मतलब, या फिर डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट चार्ज जो हमारे पास है। चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब कि चार्जेस हमारे पास हैं डिस्क्रीट, यानी कि डिसकंटिन्यूअस या फिर नो कंटिन्यूटी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई बॉडी, ये मेरे पास है कोई बॉडी, देखिए 3 बॉडीज़ को मैं लूँगा। इन बॉडीज़ को लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, इस बॉडी में हमारे पास लेट 1 इलेक्ट्रॉन है, n = 1। इस बॉडी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉडी में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ अगर आपको मैं बोलूँगा कि इन बॉडीज़ की चार्ज निकालो, इस बॉडी की चार्ज क्या बोलोगे, क्योंकि Q हमारे पास है Ne, आप बोलोगे इट इज़ 1 × E। अच्छा, E मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डालिए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इट इज़ 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि ये हमारे पास 1.6 × 10⁻19 कूलम निकलेगा अगर बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए सो आपको क्या करना है होगा, 2 × 1.6 करना होगा × 10⁻19। सो दैट इज़ बेसिकली 2 × 1.6, वो हमारे पास 3.2 × 10⁻19 कूलम निकलेगा, यानी कि इतनी चार्ज होगी। अगर किसी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगी उसमें हमेशा इतनी चार्ज होगी। अगर किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हमेशा इतनी कूलम ऑफ चार्ज होगी। अगर किसी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन हुए सो 3 × 1.6 जब आप करोगे दैट इज़ 4.8 × 10⁻19 कूलम, यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए किसी बॉडी पे उसमें चार्ज इतनी होगी। सो ये जो हमारे पास हैं, अगर आप देखोगे गौर से देखोगे, सो वैल्यूज़ क्या है, 1.6, 3.2, अच्छा 4.8, इसी हिसाब से चलता जाएगा जब आप 4 × E करोगे, यानी कि 4 × 1.6। अच्छा, यहाँ से 10⁻19 ये मान के चलिए। सो इनके बीच का वैल्यू कभी भी नहीं आ सकता, यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं। 1.6 × 10⁻19 कूलम, 3.2 × 10⁻19 कूलम, 4.8 × 10⁻19 कूलम, यानी कि इनके बीच का वैल्यू कभी भी हमारे पास नहीं आ सकता है। यानी कि कभी भी 1.7 नहीं हो सकता है, 1.8, 1.9, 3.1 ऐसे वैल्यूज हमारे पास नहीं हो सकते हैं। अगर बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी चार्ज होगी, हमेशा इतनी। अगर बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें हमेशा इतनी चार्ज होगी, 3 हमेशा इतनी चार्ज होगी। इसी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज। हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज। एंड जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जाएंगे वहाँ पे हम बेसिक देखेंगे कि सिग्नल क्या होती है। ये हम कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं। जनरली सिग्नल्स हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। वन इज़ एनालॉग सिग्नल, ये हमारे पास क्या है, एनालॉग। एंड दूसरी जो सिग्नल हमारे पास होती है उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया दिस इज़ डिजिटल, ये हमारे पास है एनालॉग सिग्नल। एंड ये जो मैंने बनाई दिस इज़ डिजिटल।
अब डिजिटल जो हमारे पास होती है, इसमें हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होते हैं। एंड डिजिटल यू मस्ट बी नोइंग, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, डिजिटल में हमारे पास 2 ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 एंड 1, या तो 0 होगा या तो 1 हमारे पास होगा। एंड जो एनालॉग हमारे पास है, जिसको हम कंटिन्यूअस सिग्नल भी बोलते हैं, डिजिटल को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। इसमें हमारे पास हर एक वैल्यू हो सकता है एनालॉग में, बट इसमें हमारे पास पर्टिकुलर या तो वैल्यू 0 होगा या तो 1 होगा, या 0 या 1। यही है यहाँ पे भी, या तो वैल्यू 1.6 होगा या तो 3.2 होगा या तो 4.8 होगा, इनके बीच का कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है। सो इसी को हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या है, सिंपली कि चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, बस आप क्या कर सकते हो, आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, चार्जेस का मूवमेंट करा सकते हो, आप चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है जिसमें चार्ज है 30 कूलम, दूसरी बॉडी है इसमें चार्ज है 10 कूलम। अब आप क्या कर रहे हो, इनको कांटेक्ट में ला रहे हो। आफ्टर कांटेक्ट, एक बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी ए, दिस इज बी। बॉडी ए, बताइए टोटल चार्ज का क्या हुआ, देखिए 30 + 10 डिवाइड बाई 2, 30 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है हमारा, 20। सो एक बॉडी पे भी 20 कूलम चार्ज आएगी, दूसरी बॉडी पे भी 20 कूलम चार्ज आएगी आफ्टर कंडक्शन या फिर आफ्टर चार्जिंग। सो या फिर अगर किसी में 30 कूलम होगी, दूसरे में क्या होगी, लेट -10 कूलम। सो इस केस में क्या होगा, 30 - 10 कितना हुआ, 20, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, यानी कि टोटल एक बॉडी पे भी 10 कूलम आएगी, दूसरी पे भी 10, यानी कि टोटल जो चार्ज है बेसिकली वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इतना आपको याद रखना है, बस चार्जेस का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। नेक्स्ट हमारे पास है कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है कूलम्स लॉ। नाउ अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, कूलम्स लॉ हमारे पास बेसिकली होता क्या है, कूलम्स लॉ बेसिकली जो चार्जेस हमारे पास हैं उनके बीच के फोर्स को क्या करता है, डिफाइन करता है, या फिर उसको पिक्चर में लाता है। उसको क्या लाता है, पिक्चर में लाता है। पहली बात, जो आप कूलम्स लॉ पढ़ते हो, ये बेसिकली या तो हम वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए या फिर ईयर के लिए पढ़ते हैं, जो आप जनरल कूलम्स लॉ पढ़ते हो। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये है चार्ज Q1 एंड ये हमारे पास है चार्ज Q2, एंड इनके बीच जो डिस्टेंस हमारे पास है बेसिकली इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये कितनी है, R। सो आप हमेशा बोलते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन बॉडीज़ के बीच में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 कितना है, Q2 कितना है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, फिर इनका आप मल्टीप्लाई लेते हो, फिर इनका आप मल्टीप्लाई लेते हो। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो आर इनके बीच है डिस्टेंस, उसका आप इनवर्स में स्क्वायर लेते हो। मतलब इसका क्या हुआ, यानी कि जितनी, इसका मतलब क्या हुआ, जितना Q1 × Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना इनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उतना चार्जेस के बीच फोर्स ज़्यादा होगा। अच्छा, जितना देखिए आर, जितना आर कम होगा हमारे पास, उतना हमारे पास जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्स में है, ये जो रिलेशन है इन्वर्स में है। आप खुद समझिए, अगर इनके बीच है डिस्टेंस लेट R1, नाउ अब मैंने इनको दूरी पे रखा, नाउ डिस्टेंस मैंने कितनी की, R2, दिस इज Q1, दिस इज Q2। सो इन दो चार्जेस के बीच अब क्या हुआ, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जो भी होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा, वो अब कम होगा, यानी कि जितना आर बढ़ेगा फोर्स जो होगा वो बेसिकली डिक्रीज होगा हमारे पास। एंड ये सब बेसिकली हमें कौन सिखाता है, ये सब हमें कूलम्ब साहब सिखाते हैं। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 या फिर एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंड स्टेटमेंट्स आपको लिखने की नीड नहीं है, अगर आप लिखना भी चाहते हो आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है is directly proportional to product of two charges and is inversely proportional to the square of distance between the charges। ये क्या है, ये है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। Therefore हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो F हमारे पास है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है। अच्छा, यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट लाते हैं K एंड दिस इज K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ये हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ। एंड K जो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम K की बात करें,
के की अगर हम बात करें, जो हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर हम के की बात करें बेसिकली, इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1/4πε0। इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1/4πε0। इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड इसका वैल्यू भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बताइए के का वैल्यू हमारे पास, सो इट इज़ बेसिकली 9 × 10⁹ एंड यूनिट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बताइए यूनिट, एंड यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हो के का यूनिट। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे के कितना होगा, आर को इधर ले जाइए, Q1 Q2 को नीचे लाइए, दिस इज FR², नीचे Q1 Q2। अच्छा, एफ का यूनिट हमारे पास न्यूटन, आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अच्छा, ऊपर स्क्वायर, नीचे दो चार्जेस Q1 Q2, यानी कि कूलम 2 बार, यानी कि कूलम स्क्वायर। सो इट इज़ बेसिकली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास है के का वैल्यू विद यूनिट हमारे पास। सो इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वैल्यू बेसिकली आता कहाँ से है, जो 9 × 10⁹ है ना, ये कहाँ से आता है? दिस इज़ बेसिकली 1/4π, जो आपका 4 है ना, इंटू पाई कितना 3.14 इंटू ε0, जो हमारे पास जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 अभी हम बात करेंगे। इसका वैल्यू हमारे पास होता है, ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका वैल्यू हमारे पास होता है 8.8 × 10⁻⁻12, 8.8 × 10⁻⁻12 इसका वैल्यू हमारे पास ε0 का। एंड जब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 9 × 10⁹ ये के का वैल्यू हमारे पास है। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है इस इक्वेशन में। अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन करिए। दिस इज कूलम्स लॉ। नाउ देखिए, अब हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे ε0 की। सो आप लिखोगे बेसिकली इस इक्वेशन में, जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने लिखी। अच्छा, अभी हमने इक्वेशन लिखी नहीं, सो चलिए लिखते हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ को। एफ हमारे पास है, के की जगह हम लिखेंगे 1/4πε0, फिर Q1 Q2 /r²। नाउ जो ε0 हमारे पास है, ε0 इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलिए, या फिर हमारे पास परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस हमने लिया, या फिर ईयर लिया, या फिर वैक्यूम लिया हमने। सो इट इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। सो इट इज़ बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर ईयर, या फिर वैक्यूम भी आप ले सकते हो। नाउ इसका भी यूनिट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए ε0 का यूनिट हमारे पास, या फिर इसके डायमेंशन हमारे पास, ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन अगर आप देखोगे, अगर आप इस इक्वेशन से ε0 निकालना चाहो, आप क्या करोगे, इसको ऊपर लाओगे। क्या करोगे, इसको बेसिकली आप ऊपर लाओगे। सो आपका ε0 यहाँ पे रहेगा, फोर्स को आप नीचे लाओगे, 1/4π यहीं पे रहा, दिस इज कॉन्स्टेंट। फोर्स नीचे आया, ऊपर Q1 Q2 /r²। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सो 1/4π को हटाइए क्योंकि ये है कॉन्स्टेंट। सो नीचे न्यूटन, सो नीचे हमारे पास क्या है, न्यूटन, यानी कि 1/n न्यूटन। Q1 Q2 यानी कि कूलम स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर। सो ये आपका यूनिट बनेगा ε0 का, यानी कि ε0 का यूनिट क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर। न्यूटन को ऊपर लाइए, दिस इज न्यूटन -1, मीटर स्क्वायर को ऊपर लाइए, दिस इज मीटर -2, या फिर और ऐसे भी आप लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दिस इज दी ऐसा यूनिट किसका, यहाँ पे हमारे पास ε0 का। सिमिलरली आप इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। अगर आप डायमेंशंस निकालना चाहो, अगर आप यहाँ पे डायमेंशंस निकालना चाहो, बताइए। नीचे है फोर्स, फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अच्छा, ऊपर क्या है, चार्ज, चार्ज के डायमेंशन 80, 2 बार चार्ज Q1 Q2, सो 80 नीचे डिवाइड बाय आर, आर क्या है, डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास L2। नाउ ऊपर क्या बनेगा, a 2 बार a², t कितनी बार, 2 बार। अच्छा, साथ में m1 l कितनी बार, l 1 और 2 हो गया 3। सो दिस इज हमारे पास L3, यहाँ पे t-2। जब आप m को ऊपर ले जाओगे दैट विल बी m-1, l को ऊपर ले जाओगे दैट विल बी l-3। इसके बाद हम t को लिखते हैं, जब आप इस t को ऊपर ले जाओगे दिस इज -2, ऊपर ये बनेगा +2 एंड +2 कितना होगा, 4, एंड यहाँ पे a2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ε0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशंस पूछे जाएंगे, फिर आपसे
इलेक्ट्रिकल यूनिट्स पूछे जाएंगे, यूनिट आपसे पूछा जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नाउ अगर हम फोर्स की बात करें, जो हमने फोर्स देखा कि जो फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नाउ ये जो फोर्स हमारे पास होता है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सो फोर्स की इक्वेशन हमने देखी अकॉर्डिंग टू कूलम, इट इज़ के या फिर इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो ये जो फोर्स हमारे पास है इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। Q1 Q2 के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, इनका मैग्नीट्यूड कितना निकल रहा है, इनका प्रोडक्ट। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितनी है यानी कि आर, एंड मीडियम बिटवीन दी चार्जेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम हमारे पास, क्योंकि ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एक पर्टिकुलर मीडियम की जो आपको याद रखना है। सो इस लेक्चर में फ़िलहाल यहीं पे हम रुकेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। एंड इसी को जो कूलम्स लॉ है इसको थोड़ा बहुत हम आगे भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम कूलम्स लॉ या फिर चार्जेस के बीच फोर्स निकालते हैं किसी मीडियम में, लाइक वाटर हो गया, गिलास हो गया, मरकरी, ग्लिसरीन, उनमें हम कैसे निकालते हैं, जहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर हम देखेंगे चार्जेस वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, एंड बाकी जो भी रिमेनिंग चीज़ें होंगी उनको भी हम आगे देखेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। बताइए कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, नहीं। The magnitude of force of attraction or repulsion between 2 point charges is inversely proportional to product of two charges, नहीं। The magnitude of force of attraction or repulsion between 2 point charges is proportional to product of magnitude of two charges, फिलहाल पहली स्टेटमेंट करेक्ट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल जी हाँ। सो ऑप्शन सी हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज जो हमारे पास है, इंक्रीजेस विद डिस्टेंस, डिक्रीज विद डिस्टेंस, डिक्रीज विद क्यूब ऑफ डिस्टेंस। पहले बोल रहा है कि डिस्टेंस से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज विद क्यूब ऑफ डिस्टेंस, आर क्यूब से डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज विद डिस्टेंस, आर से डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से डिक्रीज हो रहा है। जी हाँ, कूलम्स लॉ अभी हमने देखा। एफ हमारे पास है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एफ हमारे पास है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज डिक्रीज विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि एफ जो होगा वो डिक्रीज होगा अगर आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास बढ़ेगा। सो ऑप्शन डी हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following scientists has given a law governing the force of attraction या repulsion between two charged particles? बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, स्पेशली चार्जड बॉडीज की बात हो रही है, किसने दिया? चार्ल्स डफे, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज, चार्ल्स कूलम। सो बेसिकली कूलम साहब ने दिया है। कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 1200 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए, इसी टाइप के सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। बताइए आपको क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना है इन ए वायर इफ 1200 कूलम, यानी कि चार्ज हमारे पास कितनी है, 1200 कूलम फ्लो कर रही है। अच्छा, कितने टाइम में? टाइम हमारे पास है बेसिकली 10 मिनट। 10 मिनट टाइम में आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली क्या करंट निकालने है। सो करंट हमारे पास होती है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो क्यू हमारे पास कितना, 1200 कूलम, टाइम हमारे पास 10 मिनट, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करिए, दैट इज़ मल्टीप्लाई आप 60 करोगे। सो आप क्या करोगे, इसमें 60 मल्टीप्लाई करोगे। सो देखिए 0 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म, 12 डिवाइड बाई 6 आपका कितना, 2। एंड करंट हमारे पास किस में होती है, एम्पियर में। सो 2 एम्पियर आपका आंसर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंपल लेवल के न्यूमेरिकल्स। नंबर 5, इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन टाइम
क्या होता है हमारे पास, Q/T हमारे पास बताइए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सो इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट नंबर 6 हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, एक चार्ज अगर किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो उस कंडीशन में वो क्या जनरेट करती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज, बताइए एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड आई होप आप क्या करोगे, अच्छे से नोट्स को मेंटेन करोगे, अच्छे से लेक्चर्स को देखोगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैथमेटिकल चीज़ आपको नोट्स में ही मिल जाए। सो बेटर आप अभी से क्या करना, अभी से आप नोट्स को यहाँ से मेंटेन करना, अच्छे से नोट्स को बनाना, एंड ज़्यादा लेक्चर्स हमारे नहीं आएंगे, स्पेशली जो पोर्शन मुझे आपको कवर कराना है सेक्शन A एंड सेक्शन D आपका, यानी कि चैप्टर A एंड चैप्टर 4 आपका, इसमें ज़्यादा लेक्चर्स हमारे पास नहीं बनेंगे। एंड इवन ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास सेक्शन A है या फिर चैप्टर A है, चैप्टर 1 है, आई कैन फिनिश इट इन सिंगल गो, या फिर 2 या 3 लेक्चर्स में भी इसको मैं फिनिश कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एंड बेसिकली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना है, एंड देन ये चैप्टर भी आपको लंबा चौड़ा, क्योंकि इसमें एक चैप्टर नहीं है, बेसिकली दीज आर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्वड, ये आपको अच्छे से समझना है, एंड ये भी उतना ज़्यादा आपका नहीं है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।